हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम शुरू करेंगे सत्ता की साझेदारी। ये है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। ये सत्ता क्या होती है? सत्ता का मतलब होता है पावर, शक्ति। अब इसको किस तरीके से समझे, जैसे कि मान लो हमारे देश के अंदर अभी सरकार में कौन है? बीजेपी है, जो मोदी की गवर्नमेंट है, तो हम कह सकते हैं वो भी सत्ता में है। जब भी किसी गवर्नमेंट या कोई भी सरकार देश को चलाती है तो हम कह सकते हैं वो अभी सत्ता में है। अब बात करते हैं साझेदारी। अब यहाँ पर मान लो कोई भी गवर्नमेंट अगर साझेदारी करती है, साझेदारी का मतलब जानते हो, एक दो या दो से ज्यादा समूह जब मिलकर कोई काम करते हैं हम उसे कहते हैं साझेदारी। अगर मान लो यहाँ पे अगर सत्ता की साझेदारी करे, अगर मान लो मोदी जी अपनी पावर्स को बांटे, तो क्या इससे सत्ता मजबूत होगी या कमजोर होगी? इसी बात को इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं इसका परिचय। इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। हम देखो इसमें हम वही लोकतंत्र की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। देखो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुना हुआ शासन, हम कह सकते हैं लोकतंत्र। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। अब हमने पिछले साल देखा था लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सारी ताकत होती है, सारी शक्ति होती है, वो एक अंग तक सीमित नहीं होती। ये किस किस में बढ़ती है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। अब हमने देखा था कि यहाँ पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो 3 अंगों में बढ़ती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका किसे कहते हैं? जिसे हम चुनते हैं, जो जिसको हम वोट देते हैं वो चुन के आते हैं, हम उन्हें विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका जो कार्य करते हैं, सरकार द्वारा कानून को लागू कराते हैं, उसे कहते हैं कार्यपालिका। और न्यायपालिका कौन? जो हमारे लिए न्याय करती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका। अब देखो लोकतंत्र क्या, अगर लोकतंत्र में अच्छा काम चाहिए तो सत्ता को ना तोड़ना जरूरी है। विकेंद्रित का मतलब होता है तोड़ना। अगर हम सत्ता को तोड़ेंगे नहीं, इसे हम बांटेंगे नहीं, तो अच्छे तरह से लोकतंत्र में काम नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छा है लोकतंत्र में अच्छा काम चाहिए, सत्ता को हमें विकेंद्रित या तोड़ देना चाहिए कई अंगों में। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। हम पहले 3 अध्यायों में हम खाली यही पढ़ेंगे सत्ता के बंटवारे क्या है। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। अब हम सबसे पहले किसकी कथा पढ़ेंगे? बेल्जियम और श्रीलंका की। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। अब देखो इन दोनों की कहानी से हम ये समझेंगे कि ये अपने यहाँ कैसे सत्ता का बंटवारा करते हैं या शासन को बांटते हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। अब देखो इनकी घटनाओं से हम इनकी कहानी से ये सीखेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की बंटवारे की जरूरत क्यों पड़ती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। अब देखो जो हम इस कहानी को सीखेंगे ये अगले 2 चैप्टर में भी इसी की बात हम करेंगे। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अब देखो बेल्जियम कहाँ का देश है? यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। किससे छोटा है? हरियाणा राज्य से। क्षेत्रफल जानते ही बच्चों क्या होता है? ये जैसे कि मान लो एक ये है, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम? क्षेत्रफल। वही है। देखो इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। अब इस देश की सीमाएं किन 4 देश से लगती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। अब इसकी आबादी कितनी है? 1 करोड़। और ये हमारे जो हरियाणा राज्य है उससे आधी आबादी है इनके देश में। अब आप सोच सकते हो कि हरियाणा राज्य में कितनी ज्यादा आबादी है। इस छोटे से देश
कि समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। अब अगर हम एक छोटे से देश की बात करें, यहाँ जातीय बनावट थोड़ी जटिल है। अब ये जात क्या होती है, आपने हमारे देश में बहुत सारी जात देखी है, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, मगर ये थोड़ी जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लैमिश इलाके में रहता है। अब देखो, देश का जो कुल 59%, 59% लोग कहाँ रहते हैं? फ्लैमिश इलाके में। और क्या बोलते हैं? ये डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच। और शेष 40% लोग कहाँ रहते हैं? वेलोनिया में रहते हैं। और क्या बोलते हैं? फ्रेंच। और शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। और शेष 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन। तो यहाँ पर 3 भाषाएं बोली जाती है, डच, फ्रेंच और जर्मन। और यहाँ पर 2 क्षेत्र बताए मैंने अभी, फ्लैमिश और वेलोनिया। अब बात करते हैं डच। जो डच है यहाँ बहुसंख्यक है, और जो फ्रेंच है वो अल्पसंख्यक है, और जर्मन बोलने वाले भी अल्पसंख्यक है। अब बहुसंख्यक किसे कहते हैं? जिन समूह की आबादी ज्यादा होती है हम उसे बहुसंख्यक कहते हैं, और जिन समूह की आबादी कम होती है हम उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर आराम से, जर्मन बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले वो क्या है? अल्पसंख्यक। अब बात करते हैं राजधानी। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब इसकी बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। और यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब अगर हम ब्रुसेल्स से बात करें तो यहाँ फ्रेंच बोलने वाले क्या है? यहाँ पर बहुसंख्यक है, और डच बोलने वाले क्या है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अगर हम बात करें जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा, मतलब कि अगर तुलना करें इन दोनों की, तो ये हमेशा ज्यादा ताकतवर रहे हैं, और बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। अब डच बोलने वालों को किस बात की नाराजगी थी? इसी बात की नाराजगी थी, बहुसंख्यक होकर भी हम इतने ताकतवर और समृद्ध नहीं है जितने कि फ्रेंच भाषी लोग हैं। वो तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा ताकतवर भी है और समृद्ध भी है, पैसे की भी कमी नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर भी है, और हम तो इतने गरीब लाचार, हम पे तो कुछ है भी नहीं, हमको ये लाभ बहुत बाद में जाकर मिला। उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? भेदभाव। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब 1950 और 1960 के दशक में, दशक का मतलब 10 साल में, 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में क्या हो गया? तनाव बढ़ गया। तनाव मतलब कि लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। अब इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा ब्रुसेल्स का रूप ब्रुसेल्स में दिखा। आप इन दोनों समुदायों को जो ज्यादा लड़ाइयां हुई वो कहाँ हुई? ब्रुसेल्स में हुई। क्यों हुई? क्योंकि ब्रुसेल्स में, आप बताओ क्यों ही होगी, आप सोचो और बताओ। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। अब यहाँ पर डच बोलने वाले लोग हिसाब में देखें तो ज्यादा है, मगर धन और समृद्धि के मामले में कमजोर है और अल्पमत है। अब बात करते हैं, आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। अब हम इस एक और देश की कहानी पढ़ेंगे, वो है श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखो, श्रीलंका देश है, श्रीलंका है द्वीपीय देश। द्वीपीय देश किसे कहते हैं? जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, और यह हमारे तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। अब इसकी आबादी कितनी है? 2 करोड़, हमारे हरियाणा राज्य के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह के लोग हैं। अब यहाँ भी कई जातीय समूह के क्या है? लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिल्लियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। अब यहाँ पर जो सिल्लिया 74% है, कितने हैं? 74%। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। फिर किनकी जनसंख्या आती है? तमिलों का। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के
के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना तमिल भी दो तरह के हैं, एक है श्रीलंकाई तमिल और एक है हिंदुस्तानी तमिल। हिंदुस्तानी तमिल कौन? देखो, जब हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को पकड़कर हम अंग्रेज श्रीलंका ले गए थे और वहाँ उनसे काम करवा रहे थे और ये वहीं पे धीरे धीरे बस गए। अब ये वो तो मर गए, मगर इनकी संतानें बची है, तो अब इनको हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी तमिल। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अगर हम श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो हम तमिल जो है मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? उत्तर और पूर्वी प्रांतों में। तो याद रखना बच्चों, कहाँ रहते हैं? उत्तर और पूर्वी प्रांतों में। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोग में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। अब अधिकतर सिंहली भाषी लोगों में कुछ बौद्ध हैं और तमिल भाषी लोग में क्या है? हिंदू और मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और श्रीलंका की जो आबादी में है ईसाई है 7%। कितने हैं? 7%। और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ईसाई है जो, ये दो भाषाएं बोलते हैं, एक तमिल और एक सिंहली। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। अगर हम देखें अब बेल्जियम में जो डच भाषी लोग हैं वो अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं जर्मन भाषी लोगों पर और फ्रेंच भाषी लोगों पर। इसी से उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स में दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोक देते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। अब देखो, श्रीलंका में सिंहली आबादी है, वो बहुमत में, तो वो अपनी मनमानी ठोक सकते हैं किसके ऊपर? श्रीलंकाई तमिल लोगों पर। कौन ठोक सकते हैं? सिंहली समुदाय। अब यह देखेंगे कि असल में ये दोनों देशों में क्या क्या हुआ। ये लेक्चर हमारा खत्म होता है बच्चों। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ।